गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11। कैसे हैं आप सभी। आज हम वीडियो लेकर आए हैं चैप्टर 3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का पार्ट 2 यानी लास्ट पार्ट। जिन्होंने इसका पिछला वीडियो नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का लास्ट पार्ट करेंगे जिसमें हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को स्टडी करेंगे। सबसे पहला जो प्रिंसिपल है वो है बिजनेस एंटिटी। अब ये बिजनेस एंटिटी या बिजनेस एंटिटी क्या है? कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन जो है वो ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक ओनर बिजनेस में जो पैसा इंट्रोड्यूस करता है, कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है, बिजनेस उसी का है, पैसा उसी का है, लेकिन ओनर को बिजनेस से सेपरेटली कंसीडर किया जाता है। इसका मतलब अगर ओनर बिजनेस के लिए कोई खर्चा करता है तो फिर वो बिजनेस एक्सपेंस में ही आएगा। लेकिन अगर वही बिजनेस ओनर अपने घर के लिए, डोमेस्टिक, प्राइवेट या पर्सनल खर्चे के लिए, अपनी बीवी के लिए कुछ हार ले लिया, अपने बेटे के लिए गाड़ी ले लिया, तो वो ड्राइंग्स में आएगा, वो बिजनेस एक्सपेंस में नहीं आएगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस। ओनर और बिजनेस एक दूसरे से अलग होते हैं। रिलायंस जितने भी डील्स कर रहा है वो रिलायंस के नाम पे साइन होता है सील, अंबानी ही साइन करता है, पर वो जो सील लगता है वो रिलायंस का लगता है। इसका मतलब अंबानी जी जो भी बिजनेस के लिए करेंगे वो बिजनेस के एक्सपेंस में आएगा, लेकिन अपने घर परिवार के लिए अगर वो कुछ पर्सनल एक्सपेंस कर रहे हैं तो वो ड्राइंग्स में आएगा, यानी बिजनेस से पैसा निकाला गया। इसका मतलब अगर ओनर बिजनेस में कैपिटल यानी इन्वेस्टमेंट ला रहा है, अब बिजनेस शुरू करने के लिए, फैक्ट्री डालने के लिए, मशीन, जमीन, ये सब के लिए पैसा चाहिए, तो वो जो कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहा है कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा और बिजनेस का जो बैंक अकाउंट है वो डेबिट हो जाएगा। इसका मतलब ओनर और बिजनेस एक दूसरे से अलग है। किंगफिशर जो कंपनी है आज भी दुनिया की टॉप बेवरेजेस कंपनीज में, सोडा कंपनीज में उसका नाम आता है, बियर कंपनीज में उसका नाम आता है। उसका ओनर विजय माल्या देश छोड़ के फरार है, एब्सकॉन्डिंग है, लंदन में वो छुपा हुआ है। लेकिन क्या किंगफिशर बंद हो गया? किंगफिशर अभी भी चल रही है। रतन टाटा जी ने डेली एक्टिव बिजनेस से रिटायरमेंट ले लिया, लेकिन क्या टाटा बंद हो गया? नहीं। ओनर्स विल कीप कमिंग एंड गोइंग बट द बिजनेस विल रन, बिकॉज बिजनेस और ओनर एक दूसरे से सेपरेट होते हैं। बिजनेस इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। नंबर 2, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग प्रिंसिपल में सिर्फ वही ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होंगे जिसको आप मनी में मेजर कर सकते हो। जिसको आप मनी में मेजर नहीं कर सकते उसको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक आदमी बहुत लॉयल है, बहुत ऑनेस्ट है, ह्यूमन रिसोर्सेस का किसी भी बिजनेस के सक्सेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंस है, लेकिन क्या उसको अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे? नहीं, बिकॉज ऑनेस्टी, लॉयल्टी कैन नॉट बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। हाँ, वो आदमी कितने घंटे ओवर टाइम कर रहा है, उसको बदले में कितनी सैलरी मिल रही है वो रिकॉर्ड होगा, पर वो कितना ऑनेस्ट है, कितना लॉयल है, कितना डेडिकेटेड है, कितना पैशनेट है, इसका अकाउंट्स में कोई वैल्यू नहीं है। Because only those transactions will be recorded which can be measured in terms of money. तो ये है मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। अगला आता है अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है? वो पीरियड जिसके बाद कंपनी का फाइनल अकाउंट्स बनता है और कंपनी चेक करती है कि बीते समय में, बीते एक साल में, बीते करंट ईयर में कंपनी को कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, कितना सेल्स हुआ, कितना एक्सपेंस हुआ, ये सारी चीजें। जैसे आपके क्लास का पीरियड क्या होता है? एक क्लास का 1 साल। 1 साल के बाद एक मार्कशीट होती है फाइनल, जिसमें आपके साल भर के परफॉर्मेंस का समरी होता है। ठीक उसी तरह कंपनीज भी अपने का अकाउंटिंग पीरियड रखती हैं। जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं उनका अकाउंटिंग पीरियड 1 साल का होता है, जिसके बाद एनुअली वो अपना फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करती है, ट्रेडिंग पीएल अकाउंट, बैलेंस शीट, और चेक करती है कि कंपनी को बीते 1 साल में कितना प्रॉफिट या कितना लॉस हुआ। तो उसको कहते हैं अकाउंटिंग पीरियड,
जनरली बड़ी कंपनीज को ये 1 साल का होता है। कुछ छोटी मोटी कंपनीज 6 महीने का भी रखती हैं, कुछ क्वार्टरली भी रखती है, लेकिन जनरली ये 1 साल का होता है, जिसके बाद कंपनी अपना फाइनल अकाउंट्स रेडी करती है और चेक करती है प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। हिंदू फैमिलीज में आपने देखा होगा दिवाली के दिन नए खाते लाए जाते हैं। दिवाली हिंदू धर्म में शुभ माना जाता है बहुत, और दिवाली के दिन पुराने अकाउंट्स को बंद करके नए अकाउंट्स रेडी किए जाते हैं, मतलब चेक किया जाता है लास्ट ईयर का प्रॉफिट या लॉस। इसके बाद फुल डिस्क्लोजर, मतलब नथिंग शुड बी कंसील्ड, कुछ भी छुपाना नहीं है, कंपनी को सारा डिटेल बताना है। कंपनी शुड नॉट मैनिपुलेट द अकाउंट्स। प्रॉफिट कमाए हैं 17 करोड़, लेकिन गवर्नमेंट को बता रहे हैं 10 करोड़, क्यों? ताकि टैक्स की चोरी कर सके, टैक्स इवेजन कर सके, क्योंकि टैक्स इनकम जितना कम बताएंगे टैक्स उतना कम देना होगा। कंपनी कमा रही है करोड़ों में, वर्कर्स को बता रही है लाखों में, क्यों? ताकि वर्कर्स को बोनस देना ना पड़े। तो कंपनी को पूरा डिस्क्लोजर, सारे फैक्ट्स बताने होंगे। अब इसका मतलब ये नहीं कंपनी का ओनर किसको डेट कर रहा है, किसके साथ घूमने जा रहा है, कहाँ छुट्टी मनाने जा रहा है, वो बताए। प्रोफेशनली बिजनेस में जो भी हो रहा है उसको सारी चीजें बतानी होंगी। जैसे अभी आपने देखा होगा जो अंबानी फैमिली है, उसके जो छोटे बेटे अनंत अंबानी, उनकी शादी के प्री वेडिंग फेस्टिविटीज चल रही हैं, क्रूज में करोड़ों रुपए खर्च हो रहे, सेलिब्रिटीज को बुलाया जा रहा है। तो अंबानी को क्या इन खर्चों के बारे में अपने इन्वेस्टर्स को बताना है? नहीं बताना है, लेकिन हाँ पिछले 1 साल में कंपनी ने कितना प्रॉफिट अर्न किया, कितने खर्चे हुए, कौन से नई फैक्ट्रीज ली गई, गवर्नमेंट को कितना टैक्स दिया गया, ये सारी चीजें उसको बतानी पड़ेंगी। बैंक से कितना लोन लिया गया, जब आप बैंक से लोन लेते हैं तब भी आपको अपना प्रॉफिट बताना पड़ेगा, लेकिन कई कंपनीज उसको एक्सकेलेट कर देती है। कमाई है 50 करोड़, बैंक को बताएगी 80 करोड़, क्यों? ताकि बैंक से आसानी से लोन मिल जाए। ऐसा नहीं करना है। फुल डिस्क्लोजर, एवरीथिंग शुड बी ट्रांसपेरेंट, एवरीथिंग शुड बी क्रिस्टल क्लियर। आपको अपने कंपनी के ट्रांजैक्शंस के बारे में A to Z अपने स्टेक होल्डर्स को, गवर्नमेंट को, वर्कर्स को, इन्वेस्टर्स को, सबको बताना पड़ेगा। कुछ भी कंसील, छुपाना नहीं है। अगला है मटेरियलिटी प्रिंसिपल। मटेरियलिटी प्रिंसिपल का मतलब होता है कि बिजनेस में उन्हीं खर्चों को रिकॉर्ड करें जो आपके बिजनेस के फाइनेंशियल हेल्थ पे असर करे। जैसे अगर किसी कंपनी का 250 करोड़ का टर्नओवर है, 250 करोड़ का टर्नओवर है, और डेली उसके यहां पेन पेंसिल स्टेशनरी में 25,000 रुपए खर्च हो रहे हैं, रिकॉर्ड्स बनाने में, बाकी चीजों में, पेन पेंसिल रबर स्टेशनरी में 25,000 खर्च हो रहे हैं, क्या वो इस खर्चे को रिकॉर्ड करेगा? नहीं। 250 करोड़ कमाने वाली कंपनी के लिए 25,000 का एक्सपेंस मायने नहीं रखता, तो इसको रिकॉर्ड नहीं करेगा। क्योंकि अगर वो 25,000 30,000 ऐसे छोटे मोटे खर्चों को रिकॉर्ड करे तो उसका बहुत ज्यादा बुक्स मेंटेन हो जाएगा, और सीए के लिए उतने सारे अकाउंट्स का हिसाब किताब करना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, बहुत ही मेस्ड अप हो जाएगा। तो करोड़ों कमाने वालों के लिए ये छोटे मोटे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड नहीं करना है। हाँ, अगर यही एक्सपेंस 25 लाख का होता तो वो जरूर रिकॉर्ड करता, बिकॉज तब ये एक बड़ा एक्सपेंस होता। तो मटेरियलिटी प्रिंसिपल का मतलब दोज ट्रांजैक्शन शुड बी रिकॉर्डेड विच विल इंपैक्ट द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द कंपनी। जैसे कंपनी का बिलासपुर वाला प्लांट, बिलासपुर वाली फैक्ट्री बंद हो गई, उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। क्यों? एक प्लांट से बहुत सारे करोड़ों रुपए जुड़े होते हैं, एक प्लांट का बंद होना करोड़ों रुपए का नुकसान है, ये चीजें रिकॉर्ड होंगी। ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट ने पेनल्टी मार दिया 25,000 का, क्या ये रिकॉर्ड होगा? नहीं, बिकॉज ये बहुत ही माइनर एक्सपेंस है। इसके बाद प्रूडेंस। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट का मतलब नेवर काउंट योर चिक्स अंटिल दे आर हैच्ड, मतलब प्रॉफिट को तब तक काउंट मत करिए जब तक वो रियल में हो ना जाए, बट हाँ ऑलवेज प्रिपेयर फॉर द लॉसेस। कंपनीज इंश्योरेंस क्यों करती है? क्या पता कल आग लग गया, तूफान आ गया, डूब गया, कोरोना जैसा कोई इंसिडेंट हो गया, तो लॉसेस के लिए हमेशा खुद को प्रिपेयर रखिए, लेकिन प्रॉफिट एंटीसिपेट मत करिए। जैसे आपकी दुकान में 100 गाड़ियां खड़ी है शोरूम में, आपने लिख लिया 50 कार सोल्ड, इतना कमा लिया, मैं इतना घूमूंगा, इतना एंजॉय करूंगा। क्या कार्स अभी सेल हुई हैं? नहीं हुई हैं, तो आप उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते, ख्याली पुलाव मत बनाइए। लेकिन हाँ, आपको उस दुकान का इंश्योरेंस करवाना पड़ेगा। क्या पता कल आग लगे, लगे नहीं लगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हो गया तो इंश्योरेंस करवा के रखिए। तो ऑलवेज प्रिपेयर। आदमी लोग जो मिडिल क्लास फैमिलीज होती है, जो फैमिलीज होती है, एलआईसी क्यों कराती है?
LIC की परिवार में अगर कोई कमाने वाला उसकी डेथ हो गई तो परिवार को पैसा मिले, दिक्कत ना हो। तो जब आदमी LIC लेता है वो चाहता है कि उसकी डेथ हो जाए, वो मर जाए, वो इसलिए ले रहा। अगर हो गया तो ऑलवेज प्रिपेयर फॉर द लॉसेस बट नेवर एंटिसिपेट द प्रॉफिट, उसको कहते हैं प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। इसी हिसाब से इंश्योरेंस कंपनीज काम करती है। इसके बाद हिस्टोरिकल कॉस्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब जिस अमाउंट में आपने गुड्स को परचेज किया, 10 साल बाद, 20 साल बाद, 25 साल बाद भी वही रिकॉर्ड होगा, चाहे उसका मार्केट रेट फ्लक्चुएट हो, ऊपर नीचे हो। एग्जांपल, जमीन आपने अपने फैक्ट्री के लिए लिया, जब आपने उस फैक्ट्री के लिए जमीन लिया था, लैंड लिया था, उसकी कीमत 20 लाख थी, लेकिन 10 साल बाद उस जमीन की कीमत 20 करोड़ हो गई। लेकिन आपके बुक में, आपके अकाउंट्स के बुक में आज भी उस जमीन का कीमत कितना होगा? 20 लाख रुपए, भले उसका मार्केट रेट कितना ही ज्यादा फ्लक्चुएट हो गया। तो अकाउंट्स में भले उसका मार्केट रेट कम हो जाए, भले उसका मार्केट रेट बढ़ जाए या कम हो जाए, आपने जिस कीमत में गुड्स या प्रोडक्ट को या जो भी चीज को आपने परचेज किया था, सालों बाद भी उसी कॉस्ट में वो गुड्स रिकॉर्ड रहेगा। इसको कहते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट। ये डिसएडवांटेज भी है अकाउंट्स का, बिकॉज आज मार्केट रेट उसका बहुत ज्यादा है, लेकिन आप अभी भी बुक में शो कर रहे हैं उसके उस प्राइस में जिसको आपने सालों पहले लिया था। ठीक है, तो उसको कहते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट। मैचिंग। मैचिंग प्रिंसिपल का मतलब एवरी रेवेन्यू should be matched with the expense, otherwise you won't be able to calculate the profit। जब तक आप खर्चों से कंपेयर नहीं करेंगे, किसको कंपेयर नहीं करेंगे? जब तक आप खर्चे से कमाई को कंपेयर नहीं करेंगे, आपका प्रॉफिट आपको पता ही नहीं चलेगा। एग्जांपल, आपने कमाया 200 रुपए एक दिन का, आपकी एक चाय की दुकान है, आपने 200 रुपए कमाया। अब आप सोचते 200 कमा लिए, अरे भाई उस चाय की दुकान में वर्कर काम कर रहा होगा, चाय पत्ती आई होगी, दूध लगा होगा, चीनी लगा होगा, इन सब का खर्चा है 80 रुपए। तो अब आप एक मुझे बात बताइए, कमाए 200 रुपए, खर्चा हुआ 80 रुपए, प्रॉफिट कितना हुआ? 120 रुपए। कैसे पता चलेगा ये? ऐसे पता चलेगा जब आप अपने रेवेन्यू को, अपने कमाई को खर्चों से कंपेयर करेंगे। तो एवरी रुपी अर्न्ड शुड बी मैच्ड विद द पेनी दैट हैव बीन स्पेंट टू अर्न द मनी। मतलब आपने जो भी बिजनेस में कमाया है उसको कंपेयर करिए उस पैसे को कमाने में आपके कितने खर्चे हुए। जब तक ये कंपैरिजन नहीं होगा आपको प्रॉफिट का अंदाजा नहीं मिलेगा। क्या कहेंगे उसको? मैचिंग प्रिंसिपल। इसके बाद आता है डुअलिटी। डुअलिटी मतलब ये मैंने आपको पहले भी बताया था, एवरी डेबिट हैज अ करस्पॉन्डिंग क्रेडिट एंड एवरी क्रेडिट हैज अ करस्पॉन्डिंग डेबिट। जैसे सारे एक्सपेंसेस डेबिट होंगे तो सारी इनकम, सारी रेवेन्यू, सारी कमाइयां क्रेडिट होंगी, है ना। जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल, वर्कर का सैलरी, ये सब डेबिट होगा बिकॉज एक्सपेंस है। और सेल्स, क्योंकि वो कमाई है, वो क्या हो जाएगा? क्रेडिट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। आपने अपने घर के लिए एसी लिया तो एसी अंदर आया और आपके जेब से पैसा बाहर गया, तो एसी अंदर आया तो वो डेबिट होगा, पैसा बाहर गया तो वो क्रेडिट होगा। यानी हर डेबिट का एक क्रेडिट होगा। यही तो अकाउंट से डेबिट क्रेडिट का खेल खेलना है आपको पूरे जीवन, जब तक आप पढ़ाई करेंगे। इसके बाद रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट। रेवेन्यू रिकॉग्निशन का मतलब, ये हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था, जो एक्रूअल अजम्पशन था कि जिस दिन सेल हुआ है उस दिन ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगा, ना कि जिस दिन पैसा मिले। आपने सेल किया 20 मार्च को, पैसा आपको मिल रहा है 2 जून को, आप रिकॉर्ड कब करेंगे? 20 मार्च को, बिकॉज लीगली आपने सामान 20 मार्च को बेचा है तो आपको पैसे मिलने का राइट उसी दिन हो गया जिस मोमेंट में आपने सामान बेचा। आपने एडवांस लिया, आपने कूलर सप्लाई करने के लिए एडवांस ले लिया 10,000 रुपए और आपने एडवांस लिया है 22 जुलाई को, लेकिन आपने जो वो सेल किया, वो प्रोडक्ट, वो कूलर आपने उसको अगस्त में दिया। एडवांस आपने कब लिया? जुलाई में। क्या आपका लीगल राइट था? नहीं, क्योंकि आपने सामान अभी सेल नहीं किया। आपने सामान कब सेल किया? अगस्त में। तो रेवेन्यू रिकॉग्निशन के अकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन कब रिकॉर्ड होगा? अगस्त में, ना कि उस दिन जिस दिन आपने एडवांस लिया। तो ट्रांजैक्शन शुड बी रिकॉर्डेड ऑन द डे ऑन विच दे आर लीगली सोल्ड और परचेज्ड। ओके, तो उसको कहेंगे रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट।
मतलब रेवेन्यू उसी दिन रिकॉग्नाइज होगा जिस दिन आपने प्रोडक्ट सेल किया है। और वेरीफाइएबल मींस प्रूफ। एवरी ट्रांजैक्शन दैट हैज बीन डन शुड हैव अ प्रूफ टू सपोर्ट दैट द ट्रांजैक्शन हैज बीन डन। क्यों कहा जाता है बिल लीजिए, कैश मेमो, कैश बिल, जो इस बात का प्रूफ है कि ट्रांजैक्शन हुआ। आपने एडवांस पे किया, प्रूफ लीजिए। आपने माल सप्लाई किया, बिल लीजिए। तो कहने का मतलब है जो भी ट्रांजैक्शन होगा उसका एक प्रूफ होना चाहिए ताकि वो सपोर्ट कर सके कि ट्रांजैक्शन हुआ। क्योंकि फ्यूचर में अगर कुछ फ्रॉड हुआ, पेमेंट रिकवर नहीं हुआ, तो प्रूफ कैसे करेंगे कोर्ट में कि आपने सामान बेचा? विद द बिल, विद द प्रूफ, विद द वेरीफाइबल डॉक्यूमेंट। तो इस तरह से बच्चों मैंने आपको सारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स इस चैप्टर के बता दिए। आई होप आपको ये चीजें बहुत अच्छे समझ में आई हो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। क्लास 11 पूरे साल स्नेहपूर्ण शिक्षा आपके साथ है। मिलते हैं अगली वीडियो।